Bismillahirrahmanirrahim starts with the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today we will discuss about the overview of the functional health patterns. So these are objectives. At the end of the unit, students will be able to define functional health patterns, discuss the purpose of utilize of functional health patterns as a tool for assessment for patients, enumerate the functional health patterns and their basic concepts, obtain history taking and physical examination of the client through utilizing functional health patterns, formulate nursing diagnosis based on functional health pattern assessments tool, identify altered physiological functions based on functional health pattern. फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है क्या? बेसिकली फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है वो डेवलप किया था मार्जरी गॉर्डन ने. सो ये गॉर्डन्स के फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स कहलाते हैं. सो दीज आर 11 पैटर्न्स जो गॉर्डन्स ने हमें दिए थे. Okay, a method used by our nurses in the nursing process to provide a comprehensive nursing assessment of the patient. NANDA, North American Nursing Diagnosis Association. Nursing diagnosis classification is based on Gordon's functional health patterns. Gordon's functional health patterns includes 11 categories, which is a systematic and standardized approaches to data collection. So, जो functional health pattern है ये मार्जरी गॉर्डन के डेवलप किए गए हैं. ये वो मेथड है जिसमें डिफरेंट हेल्थ पैटर्न्स को फोकस करते हुए हमने नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करना होता है. बेसिकली ये जो 11 पैटर्न्स हैं ये पेशेंट की बेसिक नीड्स को फोकस करते हुए बनाए गए हैं कि हमने कोई भी क्लाइंट है या पेशेंट है, जब हमने उसको नर्सिंग केयर जो है डिलीवर करनी है या नर्सिंग डायग्नोज फॉर्मुलेट करनी है, तो हमने गॉर्डन्स के पैटर्न्स को फॉलो करते हुए नर्सिंग डायग्नोज बनानी है और सारा नर्सिंग प्रोसेस फॉलो करना है. पर्पस क्या था फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स का? इट ऑर्गेनाइज द इंडिविजुअल डायग्नोसिस इनटू कैटेगरीज. सो कोई भी इंडिविजुअल क्लाइंट है उसके डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली उसको डायग्नोज करना और उनको ऑर्गेनाइज करना. प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ असेसमेंट डेटा. सो जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसको सिस्टमेटिकली हमने तरतीब देना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है और फोकस ऑन द क्लाइंट यूजुअल वेज ऑफ लिविंग. सो हमने ये भी देखना है कि पेशेंट का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसको भी हमने फोकस करना है. Allow the nurse to assess these behaviors of the patients, describing his or her own perception to ensure a complete assessment. So basically जो functional health pattern है ये nurses को जो है help out करता है कि आपने patient के behavior को कैसे assess करना है और उसकी perceptions को, यानी कि अपनी बीमारी या अपनी physical state को वो किस तरह ले रहा है, किस तरह वो assume करता है और किस तरह patient जो है वो self care को उसकी perceptions क्या है related to disease, related to health, related to self care. So हमने पेशेंट की परसेप्शंस को भी देखना होता है. सो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको फोकस करने के लिए हमें हेल्प आउट कर रहा है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न गॉर्डन का. सो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को हम एज अ टूल असेसमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है कि असेसमेंट जो है फर्स्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का. तो असेसमेंट को जब हमने पेशेंट को असेस करना है तो कैसे हमने गॉर्डन का पैटर्न यूज़ करना है, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को फॉलो करते हुए पेशेंट को असेस कैसे करना है. इट अलाउज टू आइडेंटिफाई मेजर टाइप्स ऑफ डेटा लाइक डेमोग्राफिक डेटा है या उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डेटा है. फोकस ऑन अ नर्सिंग मॉडल ऑफ असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन रेदर देन अ मेडिकल मॉडल. सो ये ज़्यादा फोकस कर रहा है नर्सिंग डायग्नोसिस पे, असेसमेंट पे, प्लानिंग पे, इम्प्लीमेंटेशन पे रेदर देन अ मेडिकल मॉडल. यानी कि मेडिकल डायग्नोसिस जो डॉक्टर की डायग्नोसिस होती है उसको फॉलो नहीं करता, ये नर्सिंग डायग्नोसिस पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है, फोकस कर रहा है. ठीक है. Nurse can readily different between areas for independent, dependent और collaborative interventions. So definitely हमें पता है कि nurses जो हैं वो different areas में काम कर रही होती हैं, चाहे वो independent कर रही हैं या dependent कर रही हैं या वो किसी के साथ collaboration के साथ interventions कर रही हैं, मिलके किसी के साथ different procedures कर रही हैं. So उसमें functional health pattern जो है nursing process को follow करने में help कर रहा है.
ओके, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम देखेंगे। देखिए, जो हमारा फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है उसके जो 11 पैटर्न जो गॉर्डन्स के हैं, ये सेंटर में जो है ये गॉर्डन के फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है। उसमें सबसे पहले आ जाता है जो पेशेंट का हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट है। पेशेंट किस तरह हेल्थ के बारे में सोचता है, उसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ को लेके, और वो अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज कर रहा है। वैल्यू बिलीव्स हैं, डेफिनेटली हमने हर किसी की वैल्यूज़ और बिलीव्स को रिस्पेक्ट करते हुए नर्सिंग केयर देनी है। उसमें कोपिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, ये टॉलरेंस आ जाती है पेशेंट की कितनी है, न्यूट्रिशनल या मेटाबॉलिक पेशेंट का जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, हेल्दी है, ओबीस है, या फिर वो अंडरवेट है या लीन है या थिन है। सो ये सारी चीज़ें हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस में देखनी होती हैं। रोल और रिलेशनशिप दोनों का आ जाता है, क्लाइंट का भी और नर्स का भी किस तरह का होना चाहिए। सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ मैनेजमेंट है। सेक्सुअलिटी या रिप्रोडक्शन, लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द फीमेल है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द मेल है, हाउ दे आर हेल्दी इन देयर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ। सो ये भी बहुत मैटर करता है। कोग्निटिव परसेप्शन, जैसे कि पेशेंट का कोग्निशन आ जाता है जिसमें उसकी थॉट्स आ जाती हैं, थॉट प्रोसेस आ जाता है, उसका जो है आईक्यू लेवल आ जाता है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी आ जाता है, या पेशेंट का ओरिएंटेड और कॉन्शियस होना, ये सारी चीज़ें कोग्निशन और परसेप्शन में आती हैं। स्लीप या रेस्ट का पैटर्न क्या है, पेशेंट की इनफ स्लीप है, उसका रेस्ट का जो है टेन्योर है वो इनफ है, जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। एक्टिविटी या एक्सरसाइज में आ जाती हैं चीज़ें, उनकी डेली की जो है एक्टिविटीज़ हैं वो इनफ परफॉर्म कर सकता है, और एक्सरसाइजेज पेशेंट जो है वो इतना ओरिएंटेड है, उसका हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो एक्सरसाइजेज करता है या नहीं करता, किस तरह का उसका लाइफस्टाइल है, एक्टिव है या फिर सेडेंट्री है। सो लास्ट पे जो 11 पे एलिमिनेशन प्रोसेस आ जाता है पेशेंट का, जैसे कि हमने न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक स्टेटस देखा है, इसमें एलिमिनेशन का है, पेशेंट जो है अपनी एलिमिनेशन का प्रोसेस उसका प्रॉपर है या नहीं है, उसका जो है यूरिन का, बावल का रूटीन, पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, या पेशेंट को कोई यूरिनरी रिटेंशन तो नहीं है। सो ये एलिमिनेशन का जो है ये प्रोसेस जो है ये इसमें 11 पैटर्न में आ जाता है। सो ये सारा जो है गॉर्डन्स के 11 पैटर्न है, इनको फोकस करते हुए हमने नर्सिंग जो है डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करना होता है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है। सो दीज आर हेल्थ पैटर्न्स हैं। हेल्थ परसेप्शन है सबसे पहले, हेल्थ मैनेजमेंट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पेशेंट कैसे परसीव करता है। डिस्क्राइब क्लाइंट्स परसीव्ड पैटर्न ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड हाउ हेल्थ इज़ मैनेज्ड, किस तरह वो सोचता है कि हेल्थी रहना चाहिए और अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज कर रहा है। बेसिकली ये पेशेंट की परसेप्शंस आ जाती हैं। इट इंक्लूड्स द इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड इट्स रेलिवेंस टू करंट एक्टिविटीज़ एंड फ्यूचर प्लानिंग। ऑल्सो इंक्लूड इज द इंडिविजुअल्स हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट एंड जनरल हेल्थ केयर बिहेवियर। सो इसमें क्या है कि पेशेंट अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ से रिलेटेड। द नेक्स्ट वन इज़ गाइडलाइन क्वेश्चंस है। क्लाइंट परसेप्शन ऑफ हेल्थ, डिस्क्राइब योर हेल्थ, आप पेशेंट से पूछ सकते हैं आप अपनी सेहत के बारे में बताएं। हाउ वुड यू रेट योर हेल्थ, आप कैसे अपनी हेल्थ को रेट करते हैं, कि आप कितने अपने आप को सेहतमंद समझते हैं कि मैं ठीक हूँ और डेली की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ। सो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हम पेशेंट से कर सकते हैं रिलेटेड टू उसकी हेल्थ मैनेजमेंट के। डिस्क्राइब योर करंट हेल्थ प्रॉब्लम, अभी आपको क्या इशू चल रहा है, क्यों आप हॉस्पिटल आए। व्हाट डज अफेक्टेड योर नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़, कौन सी चीज़ें हैं जो आप पहले अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे अपनी डेली एक्टिविटीज़ में और अभी आप नहीं कर पाते हैं। व्हाट कोर्स डू यू प्रिडिक्ट योर इलनेस विल टेक, और आपको क्या लगता है कि आप कितने अरसे से बीमार हैं, या जो आपका मसला चल रहा है कितने अरसे से आपका इशू चल रहा है। डू यू फील डैट योर इलनेस शुड बी ट्रीटेड होप, आपको लगता है कि आपको जो इशू है ये बेहतरी से जो है इसको जो है ट्रीट कर लिया जाएगा। सो ये सारे क्वेश्चन जो है ये जो हम पेशेंट की क्लाइंट की परसेप्शन ऑफ हेल्थ से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि वो अपने इशू को लेके, अपनी हेल्थ को लेके क्या सोचता है। सो यहाँ द सेकंड पैटर्न इज़ न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न आ जाता है। न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक पैटर्न में हम पेशेंट का जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस देखते हैं। डिस्क्राइब पैटर्न ऑफ फूड एंड फ्लूइड कंजप्शन रिलेटिव टू मेटाबॉलिक नीड एंड पैटर्न इंडिकेटर्स ऑफ लोकल न्यूट्रिएंट सप्लाई।
actual or potential problems related to fluid balance, tissue integrity and host defenses may be identified as well as problems with the gastrointestinal system. So ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका खाना पीना, उसका फ्लूइड कंजप्शन आ जाती है और उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उसका न्यूट्रिशनल लेवल मीट करने के लिए उसकी डाइट में सारी चीज़ें हैं. सो इसमें हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं. डिस्क्राइब द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड यू ईट एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड सुपर ऑन एन एवरेज डे. हम पेशेंट से पूछ सकते हैं आप सुबह दोपहर शाम में क्या खाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर आपकी डाइट का हिस्सा है. डू फॉलो एनी सर्टेन टाइप ऑफ डाइट, क्या आप कोई किसी ख़ास किस्म की कोई डाइट प्लान जो फॉलो कर रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन करें. व्हाट टाइम डू यू यूजुअली ईट योर मील्स, आप प्रॉपर टाइम पे खाना लेते हैं या फिर आपकी इरेगुलर टाइमिंग्स हैं. डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ईट मील्स ऑन टाइम, एक्सप्लेन. ओके, आप टाइम पे खाना खाते हैं, आपकी एक रूटीन है या फिर आप कोई बिज़ी हैं या आप टाइम पे खाना नहीं खा पाते. वट टाइप्स ऑफ स्नैक्स डू यू ईट, आपकी स्नैकिंग क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें लेते हैं आप. डू यू टेक एनी वाइटामिन सप्लीमेंट्स एंड डू यू कंसीडर योर डाइट हाई इन फैट, शुगर और सॉल्ट. क्या आपको लगता है कि आप खाने में ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, शुगर और फैट, समथिंग लाइक दैट. ओके, क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. कंडीशन ऑफ द स्किन है, उसमें हम क्या देख सकते हैं. डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ योर स्किन, आपकी स्किन कैसी है, हेल्दी है, सॉफ्ट है, ड्राई है या फिर ऑयली है. सो इसमें डिफरेंट स्किन टेक्सचर्स हम लोग पेशेंट से पूछ सकते हैं. या स्किन इची है, नेल के हेयर का क्या उसका टेक्सचर है, उसका हेयर और नेल्स की प्रॉपर उसकी ग्रूमिंग है या नहीं है. डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ योर हेयर एंड नेल्स, स्कैल्प इचिंग और सोर्स. कुछ लोगों को डैंड्रफ का इशू होता है, इचिंग का होता है या उनको जो है वो सोर्स बने होते हैं. सो हमने ये उसकी जितनी भी चीज़ें पेशेंट की ग्रूमिंग से रिलेटेड है. डू यू यूज़ एनी स्पेशल हेयर और स्कैल्प केयर प्रोडक्ट्स, हैव यू नोटिस्ड एनी चेंजेस इन योर नेल्स. तो ये सारी हमें चीज़ें जो है उनकी स्किन इंटीग्रिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं. So, these are the questions of metabolism. What would you consider to maintain body weight, BMI, पेशेंट का BMI कितना है, आइडियली कितना होना चाहिए. रिसेंटली पेशेंट ने वेट गेन किया है या लूज़ किया है, या पेशेंट कोई एक्सरसाइजेस करता है या ओरिएंटेड है, या उसकी जो है ईटिंग हैबिट्स या पैटर्न्स क्या है, ड्रिंकिंग क्या है, फ्रिजिलिंग्स लेते हैं या नॉर्मली वाटर लेते हैं. सो ये सारी चीज़ें हम मेटाबॉलिज्म में पूछ सकते हैं. सो द थर्ड वन इज़ एलिमिनेशन पैटर्न. पेशेंट का एलिमिनेशन, आइदर पेशेंट का जो बाउल हैबिट्स है और ब्लैडर के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं. तो उसमें हमने क्या असेस करना है कि पेशेंट को किसी किस्म की इनकॉन्टीनेंस तो नहीं है, उसमें यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस हो सकती है, पेशेंट ठीक से यूरिन पास करता है या उसका कोई इशू है, पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, उसको डायरिया तो नहीं है, उसको कोई यूरिनरी रिटेंशन तो नहीं है कि उसको यूरिन प्रॉपर नहीं आता. सो ये हम लोग एलिमिनेशन पैटर्न में देखेंगे. सो ये क्वेश्चन है जो हम पूछ सकते हैं. पेशेंट की बाउल हैबिट्स पूछ सकते हैं कि वो जो है पखाना करते हैं तो कितने टाइम में करते हैं, या डेली उसी टाइम पे करते हैं, या उन्हें कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, या कोई वो लेग्जेटिव्स यूज़ करते हैं कि स्टूल पास करने के लिए उन्हें जो है कोई जो है वो पोस्ट्रीज या कोई इस तरह के सिरप्स यूज़ करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उन्हें मोशन आता है, या पेशेंट की कोई सर्जरी तो नहीं हुई, या क्लोस्टमी का पेशेंट तो नहीं है. सो ये सारे फंक्शंस जो है हम जो है ये पैटर्न्स जो है देखते हैं इसमें एलिमिनेशन में. ब्लैडर हैबिट्स देख सकते हैं, पेशेंट की यूरिन पास करता है, उसका कंट्रोल है या नहीं है, कितनी दफ़ा करता है, यूरिन का कलर क्या है, अमाउंट कितनी है, ड्यूरिंग यूरिनेशन पेशेंट को पेन तो नहीं है, कोई ब्लड तो नहीं है, या उसकी कोई प्रीवियस ब्लैडर सर्जरी तो नहीं हुई, और पेशेंट को कोई हिस्ट्री तो नहीं है रीनल स्टोन की, या उसकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है. सो ये सारी चीज़ें हम ब्लैडर हैबिट्स में देखेंगे. ओके, द फोर्थ वन इज़ एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न. सो एक्टिविटी एक्सरसाइज पेशेंट अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ इन डेली लाइफ में जो है वो कितना एक्टिव है या कितना उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. तो उसमें हम लोग देखते हैं ADLs आर इफेक्टेड बाय द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द. अगर पेशेंट यूजली एक नॉर्मल पेशेंट तो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, लेकिन अगर पेशेंट का कोई न्यूरोमस्कुलर इशू है या उसको कार्डियोवैस्कुलर इशू है या रेस्पिरेटरी इशू है तो उसको जो है उसका ADLs यानी कि एक्टिविटी इन डेली लाइफ उसका इफेक्ट हो सकता है. सो हमने पेशेंट का जो है वो BP चेक करना होता है, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट और एबनॉर्मल लंग साउंड्स देखने होते हैं, कोई उसमें मरमर्स तो नहीं आ रहे या
विजिंग तो नहीं है, या जो भी जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो आ जाता है तो वो हमें देखना होता है, या अगर कार्डियक वेस्कुलर डिसऑर्डर है तो उसमें हमने जेवीपी जगुलर वेन प्रेशर्स वगैरह देखने होते हैं। ये दीज आर क्वेश्चंस कि हम पेशेंट से क्या क्या पूछ सकते हैं, वो अपनी डेली लाइफ में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, रूटीन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या वो इन एक्टिविटीज़ से सेटिस्फाइड हैं, क्या डेली एक्टिविटीज़ उनको परफॉर्म करने में कोई इशू तो नहीं होता, और अगर वो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं तो पहले खुद से करते थे या अभी उन्हें किसी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कोई डिवाइसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एक बंदा पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था तो अब उसे चलने के लिए कोई स्टिक या कोई ऐसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है या किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर पहले उसकी हेयरिंग ठीक थी लेकिन अब उसे सुनने का इशू है तो वो कोई हेयरिंग एड लगाते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसके अलावा हमने पेशेंट से पूछना है कोई उनको डिज़निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग तो नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग तो नहीं है, चलते फिरते सांस तो नहीं चढ़ता, उनको पैल्पिटेशंस तो नहीं फील होती हैं, दिल की धड़कन का एकदम से तेज़ हो जाना या चेस्ट पेन होना या स्टिफनेस महसूस होना उनका चेस्ट का, जिस तरह पेशेंट कहते हैं कि मुझे कंजेस्टेड फील हो रहा है, मैं तंग हो रहा हूँ, ठीक है, या वीकनेस, एनीथिंग एल्स। ये हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनकी हेल्थ असेसमेंट से। ओके, कॉग्निटिव और परसेप्चुअल अगर पैटर्न देखेंगे तो इसमें पेशेंट की सेंसरी आ जाती है कि उसकी पांचों सेंसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, चाहे वो सुनने की है, वो सूंघने की है, देखने की है, चखने की है, खाने की है या फील करने की है। परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव पैटर्न वो चीज़ों को अच्छे तरीके से परसीव कर रहा है और उसको कॉग्निशन यानी कि उसका ओरिएंटेशन लेवल कितना अच्छा है। दिस पैटर्न फोकस ऑन एडिक्वेसी ऑफ लाइक ये 5 सेंसेस आ जाती हैं। इसमें विजन है, हेयरिंग है, टेस्ट है, टच एंड स्मेल एंड नोज है। पेन से रिलेटेड है, परसेप्शन एंड मैनेजमेंट पेशेंट की आ जाती है, जजमेंट आ जाती है, इसमें मेमोरी एंड डिसीजंस आ जाते हैं। ये जो कोग्निशन है इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जज करना, पेशेंट की मेमोरी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है। ये सारी चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम पेशेंट का कोग्निशन लेवल को जो है असेस करने के लिए पेशेंट से पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स पैटर्न। ओके, 6 पैटर्न इज स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न। दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने पेशेंट से पूछना है कि उसका जो पैटर्न है स्लीप का, रेस्ट का, रिलैक्सेशन का, वो इनफ है जितना पेशेंट को चाहिए। डिसफंक्शनल स्लीप पैटर्न्स, फटीग and responses to sleep deprivation may be identified. Dysfunctional sleep patterns पेशेंट को इंसोम्निया तो नहीं है, उसको रात को नींद नहीं आती है या वो हर टाइम थका थका महसूस करता है या फिर उसको स्लीप डेप्रिवेशन है, प्रॉपर उसको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। ये हमने आइडेंटिफाई करना है एंड दीज आर क्वेश्चंस वी कैन आस्क टू रिकॉग्नाइज अबाउट दी स्लीप और रेस्ट पैटर्न्स। यहाँ पे स्लीपिंग एड्स का बताया गया है कि अगर पेशेंट को स्लीप डेप्रिवेशन है या उसको स्लीप नहीं आ रही है प्रॉपर या उसका पैटर्न डिस्टर्ब है तो वो कोई स्लीप एड्स यूज़ करते हैं। लाइक कुछ पेशेंट्स है दे टेक मेडिकेशंस, रीडिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक, वॉचिंग टीवी एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। यानी कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती तो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं या हम कोई बुक रीड करते हैं या हम कोई रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक योगा या मेडिटेशन करते हैं, हम टीवी देखते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्लीपिंग एड्स में आती हैं। यानी कि पेशेंट जो है उसकी नॉर्मल स्लीप नहीं है, उसे कुछ ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है जिसकी वजह से उसे स्लीपिंग एड्स कहते हैं कि वो स्लीपिंग एड्स यूज़ करता है तो उसे स्लीप आती है। द 7 पैटर्न इज सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न है। इसमें जो चीज़ है पेशेंट अपने बारे में क्या सोचता है, उसके अपने बॉडी से रिलेटेड, अपने माइंड से रिलेटेड क्या फीलिंग्स हैं, उसका फीलिंग स्टेट क्या है। इसमें हम लोग परसेप्शन और आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि अपने बारे में कुछ बताएं, ठीक है, और has your illness affected how you describe yourself, perception of abilities and self-worth, what do you consider to be your strengths, weakness, आपकी क्या क्या strengths है, क्या क्या weaknesses हैं, how do you feel about yourself, how does your family feel about yourself and your illness। आप अपने बारे में बताएं, अपनी बीमारी को लेके आप क्या सोचते हैं या आपकी फैमिली क्या सोचती है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। ये हम सेल्फ परसेप्शन के कंपोनेंट में ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
ओके 8 पे है रोल रिलेशनशिप एंड पैटर्न. दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ कंसिडरेबल इन द फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स कि आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपकी सोशलाइजेशन कैसी है. आपको सोशलाइजेशन बिल्ड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, आप इजीली जो है वो एंगेज हो जाते हैं लोगों के साथ, या आप अच्छे सोशलिस्ट नहीं हैं. सो ये भी नोट डाउन करना ज़रूरी होता है. अच्छा जी, रोल रिलेशनशिप पैटर्न में डिस्क्राइब पैटर्न ऑफ रोल एंगेजमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स. असेसमेंट इज फोकस्ड ऑन द पर्सन's roles in the world and relationship with others. Satisfaction with role strains or dysfunctional relationship may be further evaluated. सो हम जो है असेसमेंट में हमने क्या देखना होता है कि पेशेंट जो है वो या क्लाइंट इजीली जो है उसकी सोशलाइजेशन हो जाती है, या उसको सोशलाइजेशन डिसफंक्शन है, या उसको जो है सोशलाइजेशन करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रोल्स को जो है परफॉर्म करने में. लाइक अगर एक पेशेंट है और वो फैमिली का हेड है, मेंबर है, बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर या बीइंग अ कोलीग, जो है वो अच्छे तरीके से अपने सारे रोल्स को निभा रहा है. सो ये रोल रिलेशनशिप पैटर्न में आ जाएगा. क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड क्या पेशेंट से पूछ सकते हैं. परसेप्शन ऑफ मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन फैमिलीज़ के उसका जो मेजर रोल क्या है उसका अपनी फैमिली में, उसके बारे में वो क्या सोचता है. डू यू लिव विद योर फैमिली अलोन, हाउ डज योर फैमिली गेट अलोंग. Who makes the major decisions in your family? Who is the main financial supporter of your family? How do you feel about your family? What is your role in your family? Is this an important role? What is your major responsibility for your family? How do you feel about this responsibility? How does your family डील विद प्रॉब्लम्स. सो ये सारी चीज़ें जब हम पेशेंट से पूछेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट का अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा है. बेसिकली हमने ये पेशेंट की सोशलाइजेशन को जज करना होता है, जिसे हम रोल रिलेशनशिप फंक्शन कहते हैं. Okay, the ninth Gordon's pattern is sexuality and reproductive pattern. Describe client's pattern of satisfaction and dissatisfaction with sexuality. Pattern describes reproductive pattern. The success or failure of psychological and physical expressing sexual feelings. So we know as well as sexual health is also a component of the Gordon 11 health patterns. How a person or client is well in his or her sexual life, either he or she is satisfied or no. So this is have a strong psychological impact on his or her psyche. So we can also give importance to this pattern. So guidelines and questions about the analysis of the sexual life of a patient. So we can ask questions from female these questions and about the menstrual history. menstrual history का पूछ सकते हैं पेशेंट को जो है irregular menstruation तो नहीं है, किस एज में स्टार्ट हुए और कितने दिन तक रहते हैं उसको. सो ये सारी चीज़ें हम उसके menstrual cycle में पूछ सकते हैं. अगर हम obstetrical हिस्ट्री की बात करें तो अगर पेशेंट मैरिड है तो नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज उसको कितनी हुई, कितनी अलाइव है, फर्स्ट प्रेगनेंसी उसकी किस एज में हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी, उसने नेचुरली कंसीव किया है या उसको कोई मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ी हैं, या उसको कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री थी, और उसका जो है वो जो लाइफस्टाइल था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या था, उसमें कोई चेंजेस या डिस्कम्फर्ट तो नहीं था, कोई ऐसा ट्रॉमा जैसे कि फीमेल्स मोस्टली जो है परपीरियम स्ट्रेस में चली जाती हैं. सो ये सारी चीज़ें हम लोग उससे ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में पूछ सकते हैं पेशेंट को. Okay, history of sexual abuse. This history we can ask about the abusive or trauma, like patients को किसी किस्म का कोई childhood trauma तो नहीं है, कोई sexual contact की वजह से, किसी rape cases की वजह से, या कोई as identify any witness की वजह से, या describe your feelings about this incidents. कोई post traumatic stress disorder उसका है, कोई से incident से related, तो ये हम sexual abuse history में पूछ सकते हैं. ओके, द 10th पैटर्न इज कॉपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस. अगर पेशेंट को कोई एंजाइटी या कोई ट्रॉमा या कोई फियरफुल सिचुएशन आती है तो वो क्या उसे प्रॉपर मैनेज कर लेता है, कॉप कर लेता है या नहीं कर पाता. सो ये उसकी कोपिंग मैकेनिज्म में आ जाते हैं. सो डिस्क्राइब जनरल कोपिंग पैटर्न्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पैटर्न इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस. अगर उससे स्ट्रेस आता है, जिस तरह डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको प्रॉपरली मैनेज कर लेता है या नहीं कर लेता.
Assessment is focused on the person's perception of stress and on his her coping strategies. Support system आर इवेल्युएटेड एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड नोटेड. ठीक है, तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए की जाती हैं. सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम पेशेंट का कोपिंग मैकेनिज्म जज करने के लिए पूछ सकते हैं पेशेंट से. 11 is value belief pattern. So value belief pattern describes pattern of values and beliefs including spiritual or goals that guide choices और डिसीजन. सो बिलीफ पैटर्न्स में हर किसी के रिलीजियस बिलीव्स आ जाते हैं, उसमें स्पिरिचुअल बिलीव्स आ जाते हैं. कुछ लोग जो हैं वो रूहानी चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं. सो हमने पेशेंट को एनालाइज करना है कि वो जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं वो अपनी बीमारी को कहते हैं कि हम जो है वो दम करवाएंगे या कुछ इस तरह करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा. सो हमने उनके जो है वैल्यूज़ और बिलीव्स के पैटर्न्स को नोट डाउन करना है कि कितना वो मेडिकेशन पे बिलीव करते हैं और कितना वो जो है स्पिरिचुअल जो है चीज़ों पे बिलीव करते हैं. सो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी स्पिरिचुअल बिलीव्स में. ओके, क्वेश्चंस हम इस रिलेटेड टू बिलीव्स कौन कौन से कर सकते हैं. वैल्यूज़ या गोल्स क्या है पेशेंट के. फिलोसफिकल बिलीव्स देख सकते हैं, वो लाइफ को किस तरह सोचते हैं. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू इन लाइफ. व्हाट डू यू होप टू कम्प्लीट इन योर लाइफ. व्हाट इज़ द मेजर इन्फ्लुएंस फैक्टर दैट हेल्प्स यू मेक डिसीजंस. व्हाट इज़ योर मेजर सोर्स ऑफ होप एंड स्ट्रेंथ इन लाइफ. रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स. डू यू हैव अ रिलीजियस एफिलिएशन. लाइक पेशेंट्स बताते हैं कोई मुस्लिम जो है रिलीजन से जो है बिलोंग करता है, कोई क्रिश्चियनिटी से, कोई हिंदुज़म से. सो डिफरेंट बिलीव्स हैं. सो हमने उनको जो है उनका देखना है कि वो अपने रिलीजियस या बिलीव से कितना स्ट्रॉन्गली जो है कनेक्टेड है. डू यू हैव अनदर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्वेश्चंस हम पेशेंट का जो है बिलीव्स और वैल्यूज़ से कितना कनेक्टेड है उसको जज करने के लिए हम पूछ सकते हैं. So this is the pattern history taking and physical examination based on functional health patterns. इसमें आप देख सकते हैं पहले डेमोग्राफिक डेटा है, फिर वाइटल साइंस है, ये चार्ट दिया गया है, फिर ये पैटर्न्स असेसमेंट के दिए गए हैं जिसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस डाले गए हैं येस और नो में. तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेने के लिए. So this is a functional health patterns example format. So nursing diagnosis और cognitive perception में adaptive capacity आ जाती है, उसमें intracranial decrease, confusion, acute and chronic. So ये सारी जो है चीज़ें nursing diagnosis हैं according to NANDA. So जब आपने nursing diagnosis बनानी है तो आप इन patterns को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिसमें bowel incontinence है, constipation है, diarrhea है. So these are 100 diagnoses. सो ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में देख लें आप लोग की एंजाइटी है, बॉडी में जो डिस्टर्ब्ड है. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नैंडा की डायग्नोसिस हैं. जब भी आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है तो आपने एक तो गॉर्डन्स के पैटर्न को फॉलो करना है, सेकेंडली ये नर्सिंग डायग्नोसिस दी गई है इसी के अकॉर्डिंगली आपने बनानी है. सो दीज आर रेफरेंसेस. थैंक यू.